वर्दी का कर्ज, झांसी की सत्य घटना। झांसी की सर्द हवाएं उस दिन कुछ ज्यादा तेज थी। नवंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। रेलवे स्टेशन के पास लगी पीली बत्तियों के नीचे रात का धुंधला किसी पुरानी फिल्म की तरह लग रहा था। लोग अपने अपने कंबलों में सिमटे जल्दी घर पहुंचने को बेताब थे। उसी भीड़ के बीच चल रहे थे कांस्टेबल अरविंद सिंह, कड़क वर्दी, चौड़े कंधे, पर आंखों में अजीब सी नरमी। स्टेशन के बाहर पुलिस चौकी पर उनकी ड्यूटी लगी थी। वे झांसी के उन अफसरों में से थे जिनके लिए वर्दी सिर्फ पहचान नहीं, जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज की रात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनकर आने वाली है। रात के करीब 9:30 बजे होंगे। अरविंद रोज की तरह पेट्रोलिंग पर निकले थे। अचानक स्टेशन के गेट के पास उन्हें दो परछाई दिखी। दो लड़कियां, करीब 17-18 साल की, फटी हुई ओढ़नी में सिर ढके, कांपती उंगलियों से एक दूसरे का हाथ पकड़े। अरविंद पास गए। नाम क्या है बेटा? लड़की की आवाज कांप रही थी। मैं रागिनी, और ये मेरी छोटी बहन प्रीति। यहाँ रात को क्यों बैठी हो? घर कहाँ है? इस सवाल पर दोनों की आंखें भर आई। कुछ क्षण चुप रहने के बाद बड़ी बहन बोली, घर? अब हमारा कोई घर नहीं बसा साहब। अरविंद के कदम रुक गए। चेहरा गंभीर हो गया। रागिनी ने रोते हुए बताया, पापा मजदूर थे, पिछले महीने बीमारी से चल बसे, और माँ तो हमें बचपन में छोड़कर चली गई थी। कोई रिश्तेदार नहीं, गांव में भी कोई साथ देने वाला नहीं बचा। साहब, हम दोनों को बेचने की कोशिश की गई। हम भागकर झांसी चली आई। यह सुनते ही अरविंद की मुट्ठी कस गई। किसने बेचना चाहा? इस बार प्रीति बोली, मामा ने। वो हमें एक दलाल महिपाल के हाथ बेचने वाला था। बोला लड़की बड़ा बोझ होती है, बेच दो तो जिंदगी आसान हो जाएगी। पर हम भाग आए। दोनों की आंखों में वही डर था, जैसे रात नहीं, महीनों से अंधेरा पीछा कर रहा हो। अरविंद ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। अब डरना मत। जब तक अरविंद सिंह जिंदा है, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लड़कियां पहली बार हल्का सा मुस्कुराई, शायद यकीन करते हुए कि किसी ने उनकी बात सुनी। अरविंद उन्हें लेकर चौकी पहुंचे। डायरी में एंट्री की, पानी दिया, खाने का इंतजाम किया। रागिनी ने धीमे स्वर में कहा, साहब, हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। बस हमें कहीं काम मिल जाए, कहीं शरण मिल जाए। अरविंद ने उनकी बात सुनी, मगर जवाब नहीं दिया। उसी समय उनका फोन बजा। एक मुखबिर ने खबर दी, साहब, आज झांसी में दो लड़कियां भागकर आई है। महिपाल अपने गैंग के साथ उन्हें ढूंढ रहा है। अरविंद की नज़र तुरंत रागिनी और प्रीति पर गई। ये लोग यहीं तक पहुंच जाएंगे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने तुरंत एसएसओ को स्थिति बताई। थोड़ी देर बाद प्रभारी आए और बोले, अच्छा काम किया अरविंद। लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। सुबह तक प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। लेकिन अरविंद को पता था, महिपाल सिर्फ दलाल नहीं, बेहद चतुर और खतरनाक आदमी था। वह झांसी और उसके आसपास कई जगह लड़कियों की तस्करी करता रहता था। उनका दिल कह रहा था कि ये लड़कियां महज एक केस फाइल नहीं है, ये दो जिंदगियां है जो पूरी तरह उन्हीं पर भरोसा कर रही है। रात करीब 12 बजे चौकी पर अचानक बिजली चली गई। अरविंद सतर्क हो गए। तभी बाहर मोटरसाइकिलों की आवाज़ गूंजी।
3 बाइक्स, 6 आदमी, धड़ाम, चौकी के बाहर पत्थर फेंके गए। एक आवाज़ गूंजी, लड़कियां हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। यह महिपाल की गैंग थी। अरविंद बंदूक उठाते हुए बोला, यह झांसी है, यहाँ कानून से ऊपर कोई नहीं। उन्होंने दोनों बहनों को पीछे कमरे में बंद किया और मुकाबला शुरू हो गया। लगभग 20 मिनट तक पत्थर, लाठी, गालियाँ, धमकियाँ हवा में उड़ती रही, लेकिन अरविंद डटे रहे। आखिरकार पुलिस सहायता पहुंची और गैंग को खदेड़ दिया गया। लड़कियां रोते हुए बाहर आई, साहब हमारी वजह से आपको चोट लगी। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, बेटियां कभी बोझ नहीं होती। तुम दोनों मेरे लिए जिम्मेदारी हो, बोझ नहीं। उस रात उन्होंने पहली बार महसूस किया कि ये दो बहनें ईश्वर द्वारा भेजी हुई जिम्मेदारी है। अगली सुबह एसएसओ ने कहा, हम लड़कियों को महिला आश्रय गृह भेज देते हैं, वहाँ आगे की प्रक्रिया होगी। अरविंद ठिठक गए और उनके मन में एक अजीब बेचैनी थी। उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, सर ये लड़कियां अभी इतनी टूटी हुई है कि इन्हें किसी सरकारी केंद्र में भेजना ठीक नहीं। मैं कुछ दिन इनकी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ, जब तक कि ये खुद अपने पैरों पर न खड़ी हो जाए। प्रभारी ने देखा और उसके चेहरे पर सिर्फ सहानुभूति नहीं, एक सच्चा पिता जैसा संकल्प था। कुछ देर सोचकर बोले, ठीक है अरविंद, लेकिन याद रखना कानूनी प्रक्रिया पर पूरी तरह अमल होगा। उस दिन अरविंद उन्हें अपने सरकारी क्वार्टर ले आए, जहाँ एक बुजुर्ग पड़ोसी अम्मा रहती थी, जिन्होंने भी लड़कियों को बेटी की तरह अपना लिया। धीरे धीरे रागिनी और प्रीति का डर कम होने लगा। अरविंद ने उन्हें पढ़ाई और सिलाई का काम शुरू करवाया। कभी कभी वे अंजलि, पड़ोसी की बेटी के साथ मिलकर महिलाओं को आत्मरक्षा भी सिखाती थी। रागिनी ने एक दिन शर्माते हुए कहा, साहब हमें आप जैसे इंसान पहली बार मिले, अगर आप न होते तो शायद हम अब तक जिंदा न होती। अरविंद गंभीर स्वर में बोले, मैंने बस इंसानियत निभाई है बेटा। वर्दी में रहकर भी ये काम न करूँ तो फिर वर्दी किस काम की। लड़कियों की आंखों में कृतज्ञता ही नहीं, सम्मान भी था। जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी पास ही मंडराता है। महिपाल जेल नहीं गया था, वह फरार हो चुका था और बदला लेने की ठान चुका था। एक शाम प्रीति बाजार से लौट रही थी और तभी एक दुपट्टा खींचने जैसी आवाज़ आई। प्रीति डर गई और चिल्लाई। लोग भागते आए, मगर आदमी भाग चुका था। उसके हाथ में एक पर्ची मिली। तुम दोनों को मैं फिर से ढूंढ लूँगा, भाग नहीं पाओगी। रागिनी कांपते हुए अरविंद के पास आई। साहब वो वापस आ गया है, हमें कहीं और भेज दीजिए, हम आपके लिए मुसीबत बन गए हैं। अरविंद गुस्से से लाल हो गए। तुम दोनों मेरी बेटियां हो, बेटियां बोझ नहीं, घर की इज्जत होती है। जब तक वर्दी मेरे शरीर पर है तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। उन्होंने तुरंत महिपाल की तलाश के लिए स्पेशल टीम बनाई। 3 दिनों की कड़ी खोजबीन के बाद महिपाल रेलवे यार्ड में छुपा मिला। उसने भागने की कोशिश की, मगर अरविंद ने उसे धर दबोचा। उस पर मानव तस्करी के गंभीर मामले दर्ज हुए। लड़कियां पहली बार चैन से सो सकी। जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था। तभी एक दिन अम्मा ने अरविंद से कहा, बेटा इन लड़कियों की शादी भी तो करनी होगी, ये बोझ नहीं पर जिम्मेदारी है।
ये बात अरविंद के दिल में उतर गई। उन्होंने अच्छी लड़कियां ढूंढने की तरह लड़कों की तलाश शुरू कर दी। पड़ोसी हरिनारायण जी जो रिटायर्ड मास्टर थे, वे बोले, एक रिश्ता मेरे गांव में है। बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों बहनों के लिए दो अच्छे शिक्षित और समझदार लड़के मिल गए। रागिनी का रिश्ता शिवांश से और प्रीति का रिश्ता अंशुल से। दोनों परिवार गरीब थे पर दिल से बहुत अच्छे थे। लेकिन एक दिक्कत खड़ी थी। लड़कियों के पास कोई कन्यादाता नहीं। प्रीति ने धीमे स्वर में कहा, साहब, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप हमारे कन्यादाता बनेंगे? अरविंद की आंखें सलग पड़ी। मुझे बुरा क्यों लगेगा? बेटियां बाप से ऐसा ही पूछती है। आज से नहीं, उस रात से ही तुम दोनों मेरी बेटियां हो। पूरा कमरा भावुक हो उठा। शादी का दिन आया। स्थल छोटा था, लेकिन सजावट दिल से की गई थी। अरविंद ने अपनी सालों की कमाई का बड़ा हिस्सा दोनों बहनों की शादी पर खर्च कर दिया। सबने देखा। एक पुलिस वाले की वर्दी दुल्हन के पिता की तरह काम कर रही थी। जब रागिनी फेरे लेने जा रही थी, उसने अरविंद को गले लगाकर कहा, बाबा, अगर आप न होते तो हमारा जीवन अंधेरा होता। आप हमें फिर से जन्म देने वाले देवता जैसे हो। अरविंद कुछ बोल नहीं पाए। उनकी आंखों से बहते आंसू ही जवाब थे। लोग फुसफुसा रहे थे, झांसी का ये कांस्टेबल सच्चा हीरो है। आज वर्दी ने इंसानियत की मिसाल पेश कर दी। जब दोनों बहनें विदा हुई तो अरविंद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आ जाओ बिटिया, खुश रहो। याद रखना, पराया घर नहीं होता, पराये लोग होते हैं। आज से तुम अकेली नहीं हो। आज जिस दिन भी ज़रूरत पड़े, तुम्हारे बाबा अरविंद तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। दोनों लड़कियों अपनी नई जिंदगी में खुश थे। एक दिन उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अरविंद का धन्यवाद किया। उसी वीडियो ने झांसी ही नहीं, पूरे देश को हिला दिया। जब दुनिया में बेचना चाहती थी, एक वर्दी ने हमें बसाया। जब सब ने मुंह मोड़ लिया, एक पुलिस वाला ने बाप बनकर हमारा हाथ थामा। वीडियो रातों रात वायरल हो गया। अरविंद सिंह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। कई चैनल उन्हें इंसानियत का कांस्टेबल, झांसी का देवदूत कहने लगे। लेकिन अरविंद सिर्फ मुस्कुरा कर कहते, मैंने तो बस अपना कर्ज निभाया। एक पत्रकार ने अरविंद से पूछा, आपने इतना सब क्यों किया? अरविंद ने अपनी वर्दी की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया, कानून डर से चलता है, पर समाज सिर्फ इंसानियत से। अगर मेरी वर्दी केवल कानून दिखाए और करुणा न दिखाए तो ये वर्दी अधूरी है। यही जवाब लाखों दिलों में उतर गया। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें।